हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, थंबनेल आपने देख ही लिया है। आरबीआई ग्रेड बी 2026 अभी से कैसे शुरू करें प्रिपरेशन। ठीक है, तो जिन बच्चों के दिमाग में ये डाउट बन रहा है उसी की क्लैरिटी हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट या फिर क्वेरी आपकी बच जाती है, रह जाती है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से बताइएगा। दोस्तों देखो, एक बात आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आरबीआई अगर ग्रेड बी की अगर हम बात कर ले तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, बेनिफिट्स, फैसिलिटी, हर चीज़ टॉप नॉच है। और जो आप सोचते हो कि मुझे ये सारी की सारी चीज़ें मिलना चाहिए, वो सब कुछ आपको आरबीआई प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, जितना बड़ी यहाँ पर फैसिलिटी या फिर जितनी बड़ी ये पोस्ट है, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर कहा जाता है ना कि जितनी ज़्यादा खूबसूरत मंजिल होती है ना, रास्ते उतने ही ज़्यादा मुश्किल से भरे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अनडाउटेडली, क्योंकि देखो आरबीआई ग्रेड बी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पर हर फील्ड के बच्चे आते हैं। हर मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों ये देखो, यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ पर वो लोग भी होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, है ना। यहाँ पर वो लोग भी होते हैं जो मतलब किसी जॉब में पहले से वर्किंग है, या तो मतलब क्लेरिकल पोस्ट पे हो, पीओ की पोस्ट पे हो, वो भी आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब जैसे आप लोग बोल सकते हो वर्किंग है ना। ठीक है, जो मतलब किसी और प्रोफेशनल में काम करें, लेकिन वो भी आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन देते हैं। तो उन सब लोगों के पास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमसे ज़्यादा मतलब जो फ्रेशर्स लोग हैं तो वो मतलब उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार देखा गया है दोस्तों कि जो फ्रेशर्स रहते हैं वो भी मेहनत करके अपना एग्जामिनेशन निकालते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, है ना। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ें जान लो कि कंपटीशन तो अच्छे खासे लेवल का है। यहाँ पर नंबर मतलब वैकेंसीज थोड़ी सी कम निकलती है ना। जैसे 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, 25 में थोड़ी ज़्यादा बढ़ के आई थी, 26 में हो सकता है कि वापस से नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिले, बड़ी हुई। ठीक है, तो कंपटीशन तो है अच्छे खासे लेवल का। तो ये आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी रहना चाहिए कि यार मेरे को अपनी मतलब जो है ना, मेरा 200% देने की रिक्वायरमेंट होगी इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और अगर आपने अभी से मतलब सोचा है कि मुझे 2026 का एग्जामिनेशन देना है, सोच रहे हो अगर आप लोग अभी से, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक पॉइंट तक क्लैरिटी है कि मुझे आरबी ग्रेड भी देना है। तो उसके लिए आप लोग पहले से ये सारी चीज़ें भी क्लियर रखो कि कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अगर क्लैरिटी आपकी बन गई कि मुझे आरबी ग्रेड बी का एग्जामिनेशन देना है ना, तो उसके बाद में आप ये भी क्लियर कर लो दिमाग में कि मुझे क्यों देना है आरबी ग्रेड बी का एग्जामिनेशन। मतलब किसी ने बोला है, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, या फिर मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ग्रेड बी ऑफिसर बन के मतलब कुछ ना कुछ मतलब अपनी कंट्री के लिए करना चाह रहा हूँ बेसिकली, या फिर कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसका वाई अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रिपरेशन जर्नी है ना, इसमें कई बार अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो डाउन्स वाला फेज रहेगा तो उस टाइम पर ये वाई आपको ट्रिगर करेगा कि आपने क्यों स्टार्ट किया था आखिरकार। ठीक है, तो इसलिए इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और जहां पर भी आपकी स्टडी टेबल वगैरह हो, वहां पर इसको लगा लीजिएगा कि मुझे क्यों इस एग्जाम को क्रैक करना है, मैं क्यों इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि जब इसकी क्लैरिटी बन जाएगी दोस्तों, तो फिर क्लैरिटी बनेगी हमारे पास कि मैं कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, मतलब क्या सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, है ना। ठीक है, और उसके अलावा फिर बात आती है हमारे पास किसकी, वॉट की, कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए मैंने, है ना। तो ये तीनों चीज़ों की क्लैरिटी आपको होना जरूरी है। उसके पहले सबसे पहले अपना वाई जरूर क्लियर कर लें आप लोग। ठीक है, कि मुझे क्यों एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों अगर बात कर लें इस एग्जामिनेशन की, तो भाई 3 फेजेस का आपका एग्जामिनेशन होता है ना। 3 फेज का एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर फेज 1 जो है क्वालिफाइंग है। लेकिन क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा इसको, अदरवाइज आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पर आपका क्वांट, रीजनिंग, जीए, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर्स भी रहता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी रहता है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, और इंग्लिश। तो इस तरह से 4 सब्जेक्ट्स आप लोग के रहते हैं दोस्तों। उनमें आपको अपना सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना होता है मेनली, और ओवरऑल कट ऑफ भी वहां पर मैनेज करना होता है। ठीक है, पिछले 4-5 सालों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ 2025 का ही गया है। ठीक है, अब जब आप लोग ये फेज क्वालिफाई करते हो दोस्तों, तो उसके बाद आप फेज 2 में अपीयर कर जाते हो, जहां पर आपका ये तो पहला फेज तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। फेज 2 जो रहता है ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, जिसके अंदर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होती है, एएसआई डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट में होता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, और जो एफएम है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एएसआई, एफएम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो दोनों पार्ट आपको डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव हर पार्ट में आपको देखना है। ठीक है, तो ये 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है बेसिकली, ये 300 मार्क्स, और उसके बाद में दोस्तों आपका रहता है इंटरव्यू, जो कि 75 मार्क्स का होता है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन डन होता है वो इन दोनों पर बेस्ड होता है ना। मतलब 375 मार्क्स के अंदर से आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, जहां से आपको क्वालिफाई मतलब आपको सिलेक्ट किया जाता है मेनली। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के। ठीक है, क्लियर।
अब दोस्तों जैसे जो मतलब टाइटल था कि भाई हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले हमने एग्जामिनेशंस के बारे में जान लो। तो जैसे अपन ने देखा कि यार इतने फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 का एग्जामिनेशन है ना। आप लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन आया उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भी एक बार पढ़ लो, ताकि उसमें भी बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती है ना, एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर या फिर कुछ भी जो भी मतलब सिलेबस को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों होता है कि उस एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज हम लोग देख लें, है ना, उस एग्जामिनेशन के अपन पीवाईक्यूज देख लें। तो उससे क्या पता चलता है कि यार ये जो एग्जामिनेशन है इसके फेज़ 1 में फेज़ 2 में मेरे से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, मुझे किस लेवल के क्वेश्चंस की या फिर जो मतलब डिफिकल्टी लेवल होता है कहाँ तक मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो वो आपके दिमाग में इस तरह से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स अपने पास। उसके अलावा दोस्तों जब आप थोड़ा सा मतलब अब जब प्रिपरेशन मोड में आओगे धीरे धीरे, है ना, तो फिर टारगेट बड़े बड़े एक साथ मत सेट कर लेना, छोटे छोटे टारगेट सेट करना। मतलब आपकी मंजिल काफ़ी बड़ी है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग छोटे छोटे टारगेट सेट करते चलेंगे, उनको अचीव करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि छोटे छोटे टारगेट्स अपने बनाने और उनको अपने को अचीव करते चलना है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले कोशिश करना कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी बिल्डअप करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे वो क्वांट की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, या एफएम की बात कर लो, ईएसआई की बात कर लो, जीए की बात कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये अदर बैंक एग्जामिनेशन की तरह नहीं है ना। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों की बहुत रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर स्पीड वगैरह की चीज़ें नहीं है कि भाई आपको स्पीड में काम करना है। ठीक है, तो जब आपकी एक बार थोड़ी सी चीज़ें बन जाए दिमाग में कि हाँ यार मुझे पता चल गया कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, पीवाईक्यूज मैंने देख लिए, है ना, और मैंने नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लिया, मैं जानता हूँ उस एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों अब क्या करना है अपने को कि या तो कोई सोर्स आप सिलेक्ट कर ले, ठीक है, कोई भी सोर्स आप सिलेक्ट कर ले। आप लोग अगर पेड कोर्स के थ्रू करना चाहो तो पेड कोर्स कर सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहो तो उसके लिए भी कोई सोर्स कर ले कि यूट्यूब मुझे कहाँ से पढ़ना है ना, एप्लीकेशन ऐप मुझे कौन सा फॉलो करना है। वैसे तो अड्डा 24/7 का जो अपने एप्लीकेशन ऐप बेस्ट है ना, उसके अलावा आप किसी दूसरे के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं आपको नहीं पड़ने वाली बेसिकली, है ना। तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, है ना। हम लोग का यूट्यूब चैनल जो है उस पर काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको करना है कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है यार। ठीक है, कैसा बनाना कि रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएगा जिसको आप लोग क्या कर पाओ, लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओ बेसिकली, है ना, कि जो भी आप लोग स्टडी कर पा रहे हो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, जो भी टाइम आपको सुटेबल लग रहा है उस टाइम के हिसाब से आप लोग क्या करो, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए, है ना। टाइम टेबल देखो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग कुछ टाइम तक उसको फॉलो कर पाए, बाद में फिर वापस से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और कंसिस्टेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि टाइम टेबल बनाना है उसको हमें फॉलो भी करना है, तो कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, लंबे टाइम तक उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, है ना। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुझे मतलब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं मुझे वो कवर करने हैं, है ना। कई सारे लोग ये गलती कर देते हैं शुरुआत में कि वो फेज़ 1 पर फोकस कर लेते हैं ज़्यादातर, है ना, कि मुझे सर मैं तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में पहले पढ़ता रहूँगा, बाकी फिर बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि उनको बोरियत होती है कई बार, है ना, कि जो एफएम वाला पार्ट है, फाइनेंस वाला पार्ट है, कई लोगों को लगता है कि नया सब्जेक्ट है मेरे लिए, है ना, उस पर फोकस नहीं करते हैं। जीए पढ़ने में उनको मतलब दिक्कत आती है, ईएसआई पढ़ने में दिक्कत आती है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मुझे सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है। ठीक है, और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि क्वांट रीजनिंग तो चलो मैं बाद में कर लूंगा, 1-1.5 महीने में इनको कवर कर लूंगा, पहले तो मैं फेज़ 2 के सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो वो लोग भी गलत करते हैं। आपको क्या करना है, एक बैलेंस्ड वे में अपनी प्रिपरेशन करनी है ना। ठीक है, आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को मतलब बाइफिकेट कर सकते हो, जैसे मान के चलो क्वांट के साथ आप मैनेजमेंट को लेके चलो, या रीजनिंग के साथ फाइनेंस को लेके चल दो, है ना, या फिर क्वांट के साथ ईएसआई को लेके चल दो। तो ऐसे कुछ भी करके आप बैलेंस बनाओ उनके बीच में, है ना, और कवर तो सारे सब्जेक्ट्स करना है। ठीक है, देखो अगर आपने क्या करा, एक बार इन सब्जेक्ट्स को सारे के सारे पूरी तरह से सब्जेक्ट्स आपने स्ट्रांग बना लिए, तो किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हो। रेगुलेटरी बोर्ड्स के ढेर सारे एग्जामिनेशंस निकलते हैं, सबको फाइट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, बेसिकली सिलेबस को कवर करने की कोशिश करनी है मेनली, है ना। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, राइट। आप लोग ये मत करना कि पहले मैं फेज़ 1 कर लूँ फिर मैं बाद में फेज़ 2 करूंगा, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों को साथ साथ करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला जो पार्ट है उस पर भी अभी से काम करना शुरू कर देना थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी कई सारे लोग बाहर होते हैं, है ना, क्योंकि पेन पेपर मोड पर नहीं होती डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आपकी टाइपिंग वाले पार्ट पर होगी। तो वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ग्रामेटिकल एरर्स आपको वहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, और उसके अलावा स्पीड भी आपकी बनी रहना चाहिए। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर भी आप शुरुआत से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देना, ऐसा नहीं डेली बेसिस पर कर रहे हो भाई, आप हफ्ते में दो उसको टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी दे सकते हो, लेकिन दीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों देखिए
प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे सिलेबस धीरे धीरे आप लोग जब कंप्लीट करते चलोगे, जैसे क्वांट में हो गया, रीजनिंग में हो गया, एफएम में, एएसआई में आपने जब कंप्लीट किया, कोई भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक कंप्लीट किया, तो उसका टॉपिक टेस्ट ज़रूर लगाना, ठीक है। अडर 24/7 पर ये अच्छी बात है कि आपको सारे एग्जामिनेशंस के लिए मतलब टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ से क्या कर सकते हो आप, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा कर भी चेक कर सकते हो कि यार ये टॉपिक मेरा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे इस पर कितना और काम करने की रिक्वायरमेंट है। कोई अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट समझो, सीखो और वापस से फिर उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो ये ज़रूरी होगा दोस्तों। तो इसी वे में प्रैक्टिस करनी, क्विजेस पर काम करना ज़रूरी है, उसके थ्रू आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा वहाँ से, है ना, जिसके थ्रू आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा देखिए अभी से आप लोग क्या कर लें कि जैसे जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, हम लोग क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनकी तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब देखिए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, जैसे क्वांट के लिए आप चाहे तो एस क्वांट की बुक ले सकते हो, है ना, या फिर दक्ष क्वांट ले सकते हो। रीजनिंग के लिए आप चैंपियंस रीजनिंग ले लें, उसमें काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। इंग्लिश के लिए देखो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो एडिटोरियल की रीडिंग आप रेगुलर बेसिस पर करते रहा करो, ठीक है। उसके अलावा एफएम और फाइनेंस के लिए भी दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं उनकी क्लासेस होती है, आप उनको देखिए अच्छे से, है ना। और जीए वाले पार्ट के लिए देखिए थोड़ा सा ना आप जैसे जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरबी वेबसाइट पर विजिट करना शुरू करो। आरबी वेबसाइट को थोड़ा सा फेमिलियर रहो उससे, और यहाँ पर भी आपको जैसे जो वीर सर है वो एक बेसिकली बताते हैं कि आरबी वेबसाइट को किस तरह से कवर किया जाता है, वो आरबी वेबसाइट पूरी तरह से कवर कराते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर किस तरह से उसको कवर करना है तो वो भी आपको आना चाहिए मिले, तो अभी से उस पर भी काम करना शुरू कर दो, है ना। उसके अलावा और क्या कर सकते हो आप लोग, अभी से द हिंदू की रीडिंग आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, अभी जो एडिटोरियल वाला पार्ट रहता है वो जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अड्डा 24/7 पर भी दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स की कैप्सूल आती है, पीडीएफ आती है बेसिकली, आप उसको डाउनलोड करके वो रीड कर सकते हो, है ना, वहाँ से आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पीआईबी की वेबसाइट ज़रूरी है आप सबके लिए रीड करना, ठीक है। और जितनी भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है उनको भी थोड़ा रीड करते रहा करो आप लोग। देखो इन सब चीज़ों के थ्रू ना अभी से फैमिलियर रहोगे, अपने आप को थोड़ा सा इन सब चीज़ों के थ्रू आप लोग मतलब कनेक्ट करते रहोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पीआईबी की वेबसाइट पर कभी गए नहीं होंगे, है ना, जितनी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनको विजिट नहीं किया होगा उन्होंने, आरबीआई की वेबसाइट कभी विजिट नहीं किया होगा। तो भाई अगर नहीं किया तो उनको करिए आप लोग, है ना, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। लेकिन देखो पहले सीख ले लो, पहले थोड़ा थोड़ा सीख लो। जैसे अगर आरबीआई वेबसाइट की अगर बात करें तो पहले थोड़ा देख लो कि किस तरह से रीड करा जाता है, कहाँ कहाँ से डेटा हमें उसके अंदर रीड करना है मेनली, है ना। तो जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ है वो ऑलरेडी डिस्कस करते हैं आपके साथ में इसी प्लेटफॉर्म पर, तो उनसे पहले सीखो और उसके बाद में फिर आप लोग भी इनको अप्लाई करिए अच्छे से, है ना, ठीक है। और दूसरा उसके अलावा दोस्तों एक पार्ट होता है अपने बस में क्या, इंटरव्यू। इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में इंटरव्यू का भी पार्ट है। तो देखो हमें क्या करना है कि जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी अभी से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बोले सर अभी तो हम प्रिपरेशन ही स्टार्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो अभी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। हम ये नहीं बोल रहे कि अभी से प्रिपरेशन करने लग जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को उससे उसके थ्रू मतलब इंटरव्यू के लिए भी अपडेट करते रहो, है ना। आप देखो पहले तो माइंडसेट बना के रखो अपना कि मैं इंटरव्यू तक जाऊँगा, मैं फेज़ 1 क्वालिफाई करूँगा, फेज़ 2 क्वालिफाई करूँगा, इंटरव्यू में भी जाऊँगा, है ना, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है पहले तो आपके लिए, है ना। उसको उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर रहे हैं तो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, है ना, बहुत ज़रूरी होता है और प्रिपरेशन जर्नी में अगर आपको है तो करना चाहिए वो, ठीक है। सो देखो क्या है कि इंटरव्यू के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो अभी से थोड़ा थोड़े पार्ट्स, कि खुद को अपडेट रखिए करंट इकोनॉमिक इवेंट्स एंड आरबीआई रोल्स के थ्रू, ठीक है। आरबीआई की लेटेस्ट पॉलिसीज़ क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स वगैरह आप लोग ध्यान से रखें। उसके अलावा प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना अभी से, ठीक है। उसके अलावा मॉक इंटरव्यू फॉर कोचिंग प्लेटफॉर्म विथ पीएड्स, ये खैर बाद की बात है, लेकिन उसके पहले आप लोग क्या कर सकते हो कि यूट्यूब पर कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा देख लो, वहाँ से क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो कि यार इंटरव्यू के अंदर उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते तो मैं इनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, इसको भी अभी से पढ़ना शुरू कर देना इसके बारे में। सो दोस्तों बाकी तो यार सिर्फ जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। तो प्रिपरेशन अभी से अगर शुरू भी कर देते हो आप लोग बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना, क्योंकि लेट करने से कोई मतलब नहीं बनता है। जो लोग सोचते हैं ना कि नोटिफिकेशन आएगा सर मैं उसके बाद अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करूंगा, तो फिर वो ये मान के चलो कि वो अगले नोटिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद उतना टाइम नहीं मिलता है संभलने के लिए। तो बेहतर होगा अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों कि प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले तो जो प्रिपरेशन जैसे जो बेसिक पॉइंट्स थे वो तो अपने देख लिए कि क्लैरिटी अपन कर ले, क्लैरिटी होगी, उसके बाद में अपना सिलेबस देख ले, पीवाईक्यूज देख ले, है ना। और उसके अलावा हमें अपने आप को मतलब उस एग्ज़ाम के बारे में जान लेना चाहिए पूरी तरह से, वो सब चीज़ें हो गई।
उसके बाद आती है बात दोस्तों सोर्स की सिलेक्शन की, कि मैं कहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करूँ। तो देखो सोर्स है ना, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कि राइट सोर्स, है ना, क्या होना चाहिए, राइट सोर्स होना चाहिए। क्योंकि देखो कई कई बार दोस्तों ये होता है कि कई सारे बच्चे गलत सोर्सेज के थ्रू अपनी प्रिपरेशन की जर्नी शुरू करते हैं और बाद में जाके वो पछताते हैं, है ना। आउटडेटेड कंटेंट के थ्रू वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और एग्जाम से वो रिलेवेंट चीज़ें रहती नहीं है ना। बहुत सारी मतलब ये तो रिकॉर्डिंग्स उनको प्रोवाइड कर दी जाती है, पुराने कोर्सेज उनको दे दिए जाते हैं, उनके थ्रू वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो भाई उससे काम नहीं चलने वाला। चीज़ें क्या होना चाहिए, बेसिकली अपडेटेड होना चाहिए, कंटेंट अपडेटेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो राइट सोर्स का सिलेक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है। अड्डा 24/7 देखो दोस्तों अपनी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी कंटेंट दोनों के लिए फेमस है ना। किसी कहीं और पर किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको कम पैसों के अंदर क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जाती। पैसे ज़्यादा, देखो ज़्यादा पैसे होने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें अच्छी होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी है, ठीक है। इसका कोई मतलब वो नहीं है, इससे रिलेटेड मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं उस चीज़ का। लोग बस दिखा देते हैं कई बार कि हमारा कोर्स जो इतना महंगा है तो इतना महंगा है तो इतना अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अड्डा 24/7 आप लोग देखिए कि कोर्स में क्या आता है कि कोर्स भी अफोर्डेबल मिलेगा आपको, क्वालिटी भी वैसी मेंटेन करी जाती है इसके अंदर, ठीक है। आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। अब देखो राइट सोर्स का सिलेक्शन आप लोग खुद भी कर सकते हो। देखो इतनी समझदारी हमारे अंदर होना चाहिए, अगर हम ऑफिसर लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी समझदारी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अच्छे और बुरे को समझ पाएं, देख पाएं, ठीक है। तो चीज़ों को पहले अच्छे से एक्सप्लोर करो। आपको जहां से तसल्ली मिलती है कि यार ये कोर्स बेस्ट है, ये फैकल्टीज मुझे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, उनके साथ बस लग जाना है, ठीक है। अब देखो राइट सोर्स का अगर सिलेक्शन करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि फोकस्ड एंड रिलेवेंट कंटेंट आपको मिलेगा आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, ठीक है। पहली चीज थी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना। ढेर सारी चीजें प्रोवाइड करने से बेहतर कि क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों जितनी ज्यादा चीजें आपके पास लिमिटेड होगी उतना ज्यादा आप लोग क्या कर पाएंगे, मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कर पाएंगे, राइट। उसके अलावा दोस्तों क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब ऐसा नहीं कि चीज़ें आपको एकदम स्पीड मोड में करा दी जाती है फिर रटा दी जाती है, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनती है। और आपको ये जो बैचेस वगैरह हमारे जो बनते हैं ना वो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस बनते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 महीने का बैच बन गया बात खत्म हो जाएगी, नहीं, थोड़े मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहते हैं बेसिकली, जिसके अंदर पूरी डेप्थ के साथ पढ़ाया जाता है। उसके अलावा एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है आपको, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की कवरेज आपको मिलती है इसके अंदर। उसके अलावा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहती है, सारा का सारा कंटेंट अपडेटेड रहता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रीमलाइंड अप्रोच आपको बताई जाती है यहाँ पर, ठीक है। इंप्रूव्स एक्यूरेसी इन अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशंस, है ना, और स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप एक राइट सोर्स का सिलेक्शन करते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लगे थे, हमने यहाँ पर बता रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब दोस्तों देखो बात आपकी है यार कि आपको अगर एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है ना, अगर एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है तो किस तरह से हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो या तो सेल्फ स्टडी या फिर सपोर्ट स्टडी। अगर सपोर्ट स्टडी चाहते हैं आप लोग तो अड्डा 24/7 का हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनरोल किस तरह से करना है एक बार जरा वो देख लेते हैं कि आरबी ग्रेड बी का अगर एग्जामिनेशन टारगेट करना है आपको, सो उसकी प्रिपरेशन के लिए देखिए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करिए, पहले लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑल कोर्सेज पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज नेसो पर जाइए। यहाँ पर कई सारे एग्जाम्स आपको दिखेंगे, इसी में दिखेगा आरबीआई ग्रेड बी। तो ये रहा दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी, राइट। तो देखिएगा आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का टारगेट बैच है आप लोग का 2026 का। आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू मतलब प्री मेंस इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। ये 2026 का टारगेट बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्लिक करना है, बाय नाउ पर जाना है और दोस्तों यहाँ कूपन कोड लगाना होगा एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710, ठीक है। अप्लाई कर दो इसको इस तरह से। तो जैसे अप्लाई करेंगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है, आरबी ग्रेड बी का बैच। और अगर इसकी प्राइसिंग और भी कम होगी जब इसको एप्लीकेशन ऐप से आप ज्वाइन करेंगे सेम रेफरल कोड के साथ, और आपको लग रहा है कि सर मुझे और भी एग्जाम टारगेट करने, तो भी देखो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन फिर क्या है आपके लिए, ये जो है ना बैंक महापेक प्लस, ये जो बैंक महापेक प्लस नजर रहा है इसको टारगेट कर सकते हैं आप लोग, इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि आरबी ग्रेड बी का बैच तो मिलेगा, इसके अलावा जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन के बैचेस है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा जो अदर बैंक एग्जामिनेशन है, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन, सबके बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, है ना। सेम कहानी है कि बाय नाउ पर जाना है, यहाँ एक कूपन कोड आपको एंटर करना होता है जो आपका Y710 रहेगा और इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप देख पाएंगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एसओ, मतलब सारे एग्जाम्स के आपको बैचेस मिल जाएंगे। रेफरल कोड दोस्तों ये यूज करना है आपको, तो डिस्काउंट आपका 81% का डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट बनता है, कुछ क्वेरी बनती है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो, है ना। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।